क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ब्रह्मांड इतना संतुलित कैसे है? हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही खरबों तारे हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि हमारी गैलेक्सी के तारे इस गैलेक्सी को छोड़कर किसी दूसरी गैलेक्सी में क्यों नहीं चले जाते? और क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि तारे हमेशा क्लस्टर यानी झुंड में ही क्यों पाए जाते हैं? इन सभी सवालों का एक ही जवाब हो सकता है, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। यही वो बल है जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखे हुए है, और इसी बल की वजह से तारे एक गैलेक्सी को छोड़कर दूसरी गैलेक्सी में नहीं जाते। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या ब्रह्मांड में इतना मैटर यानी पदार्थ मौजूद है जो इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल पैदा कर सके कि कोई भी तारा गैलेक्सी को छोड़कर बाहर न जा पाए? पर जो भी हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, जैसे कि अणु, परमाणु, नदी, पहाड़, ग्रह, उपग्रह, तारे और गैलेक्सी आदि, इन सभी के भार को मिलाकर ब्रह्मांड में केवल 5% से भी कम इस प्रकार का पदार्थ मौजूद है जिसको ऑर्डिनरी मैटर यानी सामान्य पदार्थ कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर ने जब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का अध्ययन किया तो ये पाया कि गैलेक्सी के अंदर इतना मैटर मौजूद ही नहीं है जो इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न कर सके कि ये हमारी आकाशगंगा के सारे तारों को एक ही गैलेक्सी में बांधे रखे। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि गैलेक्सी में इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करने वाला मैटर यानी पदार्थ ही नहीं है, तो फिर गैलेक्सी में सभी तारे कैसे बंधे हुए हैं? इससे पता चलता है कि गैलेक्सी के अंदर कुछ तो ऐसा है जिससे इतना गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हो रहा है कि सारे तारे आपस में एक ही गैलेक्सी में बंधे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय चीज का नाम डार्क मैटर रखा है। डार्क मैटर ही वो चीज है जो इतनी शक्तिशाली ग्रेविटी को उत्पन्न कर रहा है कि संपूर्ण गैलेक्सी के तारे आपस में बंधे हुए हैं और संतुलित है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि डार्क मैटर प्रकाश को न तो अवशोषित करता है और न ही रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित करता है। इसके इसी गुण की वजह से इसे देखा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि साधारण पदार्थ अणु और परमाणु से मिलकर बने होते हैं, लेकिन डार्क मैटर के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे ये पता चल सके कि ये किस चीज से बना है। डार्क मैटर अभी तक एक रहस्य बना हुआ है क्योंकि इसके अस्तित्व का कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन इसके अस्तित्व को नकारा भी नहीं जा सकता। ये एक अदृश्य पदार्थ है जो अपना प्रभाव छोड़ रहा है। यहाँ तक कि डार्क मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करता। यही कारण है कि आधुनिक उपकरण भी इसके अस्तित्व को नहीं खोज पा रहे हैं। डार्क मैटर की तरह ब्रह्मांड में एक और रहस्यमय शक्ति मौजूद है जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। अब ये बात तो हम जानते हैं कि गैलेक्सियों में सभी तारे डार्क मैटर की वजह से ही बंधे हुए हैं जो एक गैलेक्सी को छोड़कर किसी दूसरी गैलेक्सी में नहीं जाते। लेकिन अब ये डार्क एनर्जी कहाँ से आई? तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि ये डार्क एनर्जी क्या है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिग बैंग के धमाके से हुई है और उस धमाके की वजह से ब्रह्मांड में मौजूद सारा पदार्थ उस पॉइंट से दूर जा रहा है, या यूँ कहे कि सभी गैलेक्सियां उस बिग बैंग पॉइंट से दूर जा रही है। न्यूटन का नियम कहता है कि अगर कोई भी वस्तु गतिशील है तो उसकी गति को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल वस्तु की विपरीत दिशा में ना लगाया जाए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी वस्तु अगर गतिशील है तो उसका वेग लगातार होता रहेगा जब तक कि उस वस्तु की गति की दिशा में कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। एस्ट्रोनॉमर ने जब गैलेक्सियों का अध्ययन किया तो पाया कि सभी गैलेक्सियां एक समान गति से चलने की बजाय एक्सेलरेशन में है, मतलब कि प्रति सेकंड गैलेक्सियों की गति की रफ्तार बढ़ती जा रही है। न्यूटन के अनुसार ऐसा तभी हो सकता है जब इन गैलेक्सियों पर कोई बाहरी बल लग रहा हो। अब यहाँ पर एक और सवाल सामने आता है कि ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो इन विशाल गैलेक्सियों को धकेलती जा रही है? तो वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय ऊर्जा को डार्क एनर्जी नाम दिया। डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी ये दोनों ही ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन इनके अस्तित्व का अभी तक कोई भी भौतिकी सबूत नहीं है। लेकिन भौतिकी सबूत न होने के बावजूद भी ये दोनों ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व को दर्शाते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्रह्मांड में 5% से भी कम मात्रा में वो पदार्थ है जिसे हम भौतिकी अनुभव कर पाते हैं, और लगभग 25% डार्क मैटर है और बाकी 70% डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी दोनों ही अदृश्य है, जिसके कारण ये दोनों ही पदार्थ ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रहस्यमय चीजों में से एक है। दोस्तों, अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से हुई है तो
उसका व्यास उसकी आयु से अधिक कैसे है? 13.7 अरब साल आयु के ब्रह्मांड का व्यास 93 अरब प्रकाश वर्ष कैसे हो सकता है, जबकि कुछ भी प्रकाश की गति से तेज यात्रा नहीं कर सकता है? ब्रह्मांड के मूलभूत और महत्वपूर्ण गुणधर्मों में से एक प्रकाश की गति का है। इसे कई रूप से प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें दूरी का मापन, ग्रहों के बीच की गति और विभिन्न गाणितिक गणनाओं का समावेश है। और ये तो बस एक छोटा सा भाग ही है, जो कि प्रकाश की गति 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड है, जो कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से तेज यात्रा नहीं कर सकती है। अगर प्रकाश की गति में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो वो परिवर्तन भौतिकी की नींव को हिलाकर रख देगा। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सच ये है कि ब्रह्मांड में कुछ भी प्रकाश की गति से तेज यात्रा नहीं कर सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि इससे कुछ गलतफहमियां उत्पन्न होती है जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब साल है, लेकिन आधुनिक कैलकुलेशन के हिसाब से ब्रह्मांड का व्यास उसकी आयु से कई गुना यानी कि 93 अरब प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का ये व्यास वो सीमा है जहाँ तक हम देख सकते हैं। ब्रह्मांड उसके आगे भी हो सकता है। ब्रह्मांड का आकार उसकी आयु से अधिक कैसे है, इसे जानने से पहले देखते हैं कि प्रकाश कैसे काम करता है। सर आइजैक न्यूटन बेशक सबसे प्रतिभाशाली मानवों में से एक थे। उन्होंने कैलकुलस की खोज की थी, लेकिन वो प्रकाश के गुणधर्मों को समझने वाले प्रथम मानवों में से भी एक थे। उन्होंने ही बताया था कि प्रकाश नन्हे कणों से बना है, जिसे उन्होंने कार्पसल्स कहा था। आधुनिक विज्ञान इन कणों को फोटॉन्स कहता है। न्यूटन ने बताया था कि काला रंग रंगों की अनुपस्थिति होता है, जबकि सफेद रंग इसके विपरीत सभी रंगों की उपस्थिति होता है। यही सफेद रंग का प्रकाश सूर्य तथा अन्य तारों से उत्पन्न होता है। जब इस सफेद प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो अपने मूलभूत रंगों में बढ़ जाता है। किसी तारे से उत्पन्न होने वाले प्रकाश के रंगों के अध्ययन से उसकी संरचना, उसका तापमान तथा उसके विकास में उस पिंड की वर्तमान स्थिति जानी जा सकती है। न्यूटन के इस कार्य ने भौतिकी में एक क्रांति ला दी थी, जिस पर अन्य महान वैज्ञानिकों का कार्य निर्भर करता है, जिनमें नील्स बोहर, मैक्स प्लैंक और महान अल्बर्ट आइंस्टाइन का समावेश है। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए अब हम क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा न्यूटन के कार्य पर आधारित एक और कार्य को देखेंगे, जो कि न्यूटन की मृत्यु के सैकड़ों साल बाद आए थे। यदि आप डॉपलर के कार्य को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक विशिष्ट खोज की थी, जिसे हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ये इफेक्ट हमें ये समझाती है कि क्यों कुछ दूर ब्रह्मांडीय पिंड से आने वाला प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लाल वाले भाग की ओर विचलित होता है और कुछ पिंडों का प्रकाश नीले रंग की ओर विचलित होता है। आसान भाषा में डॉपलर इफेक्ट हमें ये बताती है कि प्रकाश की वेवलेंथ में विचलन कैसे होता है। वेवलेंथ में ये विचलन दिखाता है कि प्रकाश स्रोत हमारे पास आ रहा है कि हमसे दूर जा रहा है। अगर प्रकाश स्रोत देखने वाले से दूर जा रहा है तो प्रकाश तरंगों में फैलाव आएगा और वो लाल रंग का दिखाई देगा, क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा होती है, जबकि नजदीक आ रहे प्रकाश स्रोत के प्रकाश तरंगों में संकुचन आएगा और वो नीले रंग की दिखाई देगी, क्योंकि नीले रंग की वेवलेंथ कम होती है। पिछली सदी की शुरुआत में एडविन हबल ने पाया कि सभी गैलेक्सीज की लाइट वेवलेंथ फैल रही है, मतलब कि वो लाल दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये होता है कि सभी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है, लेकिन ये काफी नहीं था। उन्होंने पाया कि गैलेक्सीज जितनी ज्यादा दूर थी उतना ही उनके प्रकाश में लाल विचलन ज्यादा था, मतलब दूरी के साथ गैलेक्सीज की दूर जाने की गति भी बढ़ रही थी। इससे ये खोज हुई कि ब्रह्मांड स्टेबल नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है। तो चलिए अब जानते हैं कि ब्रह्मांड क्यों फैल रहा है। ये थोड़ा जटिल विषय है। डॉपलर इफेक्ट का निरीक्षण हमें ये बताता है कि हमारे पास की आकाशगंगाओं के सापेक्ष 3 गुना दूरी पर के पिंड 3 गुना ज्यादा तेजी से दूर जा रहे हैं। हम अंतरिक्ष में जितनी ज्यादा दूरी पर देखते हैं, आकाशगंगाओं की दूर जाने की गति उतनी ही ज्यादा तेज होती जा रही है। इतनी तेज कि बहुत ज्यादा दूरी पर उनके दूर जाने की गति आसानी से प्रकाश की गति को पार कर देती है। लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रकाश की गति किसी भी पिंड की गति करने की ज्यादा से ज्यादा लिमिट होती है। तो ये कैसे संभव है? एक महत्वपूर्ण सच्चाई ये है कि हमारी देखने की एक सीमा है। इस सीमा को हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, जिसमें 100 लाख सुपर क्लस्टर, 25 अरब आकाश गंगाओं का समूह, 350 अरब विशाल आकाश गंगाएं, 7000 अरब वामन आकाश गंगाएं तथा 30 अरब ट्रिलियन तारे मौजूद है। यदि इन सभी पिंडों को 13.7 के अंतरिक्ष में रख दे तो ब्रह्मांड में पिंडों की भीड़ मच जाएगी। हमारी ब्रह्मांड संबंधित सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि उसका आकार उसकी उम्र के बराबर होना चाहिए। यदि प्रकाश वर्ष में मापे तो इस मान्यता के साथ सबसे पहली समस्या बिग बैंग के बाद कुछ ही क्षण पहले आ जाती है। ब्रह्मांड का जन्म आज से करीबन 13.7 अरब साल पहले हुआ था। उसके कुछ क्षण पहले स्पेस टाइम के विस्तार की गति प्रकाश की गति
से कई गुना ज्यादा थी। इस समय को इन्फ्लेशन पीरियड कहते हैं। ये काल ब्रह्मांड के आकार की व्याख्या के साथ ही बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड के एक रूप होने तथा बिग बैंग के प्रथम युग की परिस्थिति की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है। मूल रूप से कुछ ही समय में ब्रह्मांड का परिवर्तन एक अनंत रूप से घने और गर्म अवस्था से न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बने विशाल अंतरिक्ष में हुआ है, जो कि समस्त ब्रह्मांड की मूलभूत इकाई है। इस आरंभिक विस्तार काल के समाप्त होने के बाद विस्तार गति धीमी हो गई। वर्तमान में इन पिंडों को एक रहस्यमय बल, जिसको डार्क एनर्जी कहा जाता है, वो खींचकर दूर कर रही है। इन सभी थ्योरी से भी यही लगता है कि ब्रह्मांड का विस्तार प्रकाश की गति से तेज हो रहा है, लेकिन इस विस्तार की गति का अर्थ वो नहीं है जो आमतौर पर समझा जाता है। ये सारी गलतफहमियां थियरी ऑफ रिलेटिविटी की गलत व्याख्या से उत्पन्न होती है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी के नियमों के अनुसार कोई भी पिंड स्पेस टाइम में प्रकाश की गति से यात्रा नहीं कर सकता है, लेकिन थियरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस टाइम पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाती है। अगर इसे आसान भाषा में कहे तो अंतरिक्ष का आकार मूलभूत भौतिक के नियमों के अनुसार कोई टकराव उत्पन्न नहीं करता है। ऐसा इसीलिए है कि अंतरिक्ष में आकाश गंगाएं या कोई अन्य पिंड किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से तेज गति नहीं कर रहे हैं। इसकी बजाय अंतरिक्ष का हर भाग अपना विस्तार कर रहा है, यानी कि पिंड एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनके मध्य के अंतरिक्ष का विस्तार हो रहा है। आकाश गंगाएं, तारे और ग्रहों के मध्य का अंतरिक्ष फैल रहा है। स्पेस टाइम का विस्तार हो रहा है, जो पदार्थ के मध्य दूरी बढ़ा रहा है। वास्तविकता में पदार्थ स्पेस टाइम में गति नहीं कर रहा है। ये रोचक है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका ब्रह्मांड के भविष्य पर प्रभाव निराशाजनक है। यदि हम मानकर चले कि ये विस्तार लगातार चलता रहेगा और इस विस्तार गति में कभी भी कमी नहीं आएगी, तो दृश्य ब्रह्मांड का क्षितिज सिकुड़ते जाएगा और फिर एक समय ऐसा आएगा कि ब्रह्मांड के पिंड एक दूसरे से इतनी दूरी पर होंगे कि उनका प्रकाश एक दूसरी आकाश गंगा तक नहीं पहुंच पाएगा। आज हम अंतरिक्ष में जो कुछ देखते हैं वो किसी समय एक दूसरे के करीब था, और फिर अंतरिक्ष के विस्तार से ये पिंड एक दूसरे से दूर होते गए। इनमें से कुछ पिंड इतनी दूर चले गए कि वे हमें कभी नहीं दिखेंगे। एक सच्चाई ये है कि सबसे दूरी की आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में सबसे अधिक आयु के पिंड है, जिनका जन्म बिग बैंग के कुछ लाख वर्ष बाद ही हुआ है। इस बात की संभावना है कि वर्तमान में इनमें से अधिकतर का अस्तित्व नहीं बचा होगा, या वो ब्रह्मांड के किसी अलग भाग में होंगे। वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बजाय उसके अंत पर चर्चा करना ज्यादा भाता है। ऐसे सैकड़ों तरीके हैं जिनसे पृथ्वी पर जीवन का खात्मा हो सकता है। 2013 में रूस में हुआ उल्कापात इन्हीं विभिन्न संभावनाओं में से एक है, लेकिन समस्त ब्रह्मांड के अंत के तरीके के बारे में सोचना थोड़ा कठिन है। लेकिन हमें अनुमान लगाने और विभिन्न संभावनाओं पर विचार करने से कोई नहीं रोक सकता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत द बिग बैंग के अनुसार अब से लगभग 14 अरब वर्ष पहले एक बिंदु से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। उस समय ब्रह्मांड के सभी कण एक दूसरे के एकदम पास थे। वे इतनी ज्यादा पास थे कि वे सभी एक ही जगह पर थे, एक बिंदु की शक्ल में थे। ये बिंदु अत्यधिक घनत्व का अत्यंत छोटा बिंदु था। ब्रह्मांड का ये बिंदु रूप अपने अत्यधिक घनत्व के कारण अत्यंत गर्म रहा होगा। इस स्थिति में भौतिकी, गणित या विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता है। ये वो स्थिति है जब मनुष्य किसी भी प्रकार का अनुमान या विश्लेषण करने में असमर्थ है। काल या समय भी इस स्थिति में रुक जाता है। दूसरे शब्द में कहे तो काल या समय के कोई मायने नहीं रहते हैं। इस स्थिति में किसी अनजान कारण से अचानक ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हुआ। एक महाविस्फोट के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड में पदार्थ ने एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर दिया। हम जानते हैं कि समस्त ब्रह्मांड 4 मूलभूत बलों से संचालित है। ये बल है विद्युत चुंबकीय बल, कमजोर तथा मजबूत नाभिकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। इन चारों बलों में से पहले 3 बल अर्थात विद्युत चुंबकीय बल, कमजोर तथा मजबूत नाभिकीय बल, चौथे बल गुरुत्वाकर्षण बल से अत्यधिक शक्तिशाली है, लेकिन अत्यंत कम दूरी पर प्रभावी है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होते हुए भी अत्यधिक दूरी पर प्रभावशाली होता है। ये वो बल है जिसने ब्रह्मांड को एक आकार दिया है। इस बल के प्रभाव से पदार्थ के कण एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और ग्रह, तारे, आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। सारे ब्रह्मांड के पिंड इसी बल के कारण अपने आकार में है। यही नहीं, ब्रह्मांड के पिंड आपस में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही बंधे हुए हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और हमारा सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कर रहा है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो सारा ब्रह्मांड बिखर जाएगा। 1990 तक ये माना जाता था कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कम होती जा रही है, लेकिन 1990 में एक सुपरनोवा के विश्लेषण से ये पता चला
कि कोई रहस्यमय बल गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य कर रहा है और ब्रह्मांड के विस्तार को गति दे रहा है। इस रहस्यमय बल को आज हम श्याम ऊर्जा यानी कि डार्क एनर्जी कहते हैं। वास्तविकता में ये बल गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य नहीं कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ पर सभी पिंडों को एक दूसरे से बांधे रखता है, वहीं श्याम ऊर्जा पिंडों को एक दूसरे से दूर धकेलती नहीं है, बल्कि श्याम ऊर्जा पिंडों के बीच अंतराल का निर्माण करती है। इसे कुछ इस तरह से माने कि आप और आपका मित्र किसी दरार के दोनों ओर खड़े हैं और किसी कारण से दरार की चौड़ाई बढ़ती जा रही है। यही कार्य श्याम ऊर्जा कर रही है। वो पिंडों को एक दूसरे से दूर नहीं ले जा रही है, बल्कि उसकी बजाय उनके बीच अंतराल का विस्तार कर रही है। अब कुल मिलाकर स्थिति ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल सभी खगोलीय संरचनाओं को आपस में बांधे हुए है। दूसरी ओर श्याम ऊर्जा के प्रभाव से ब्रह्मांड के सभी पिंडों के बीच अंतराल बढ़ रहा है। हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, इन्हीं दोनों बलों के मध्य चल रही इस रसाकसी पर निर्भर करता है। वर्तमान में मौजूद प्रमाणों के अनुसार ब्रह्मांड के अंत की 4 प्रमुख संभावनाएं हैं। आज के इस वीडियो में उन्हीं 4 संभावनाओं के बारे में बात करने वाला हूँ जो ब्रह्मांड के अंत की ओर इशारा करती है। तो चलिए देखते हैं ब्रह्मांड के अंत की संभावनाओं को। चौथी संभावना, महाविच्छेद, द बिग रिप। ये एक भयावह स्थिति है। इस संभावना में श्याम ऊर्जा यानी डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को उस समय तक गति प्रदान करती रहेगी जब तक हर एक परमाणु टूटकर बिखर नहीं जाता। इस स्थिति में श्याम ऊर्जा का घनत्व समय के साथ समान रहता है। तब वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार की गति बढ़ती जाएगी तथा अंतरिक्ष के विस्तार के साथ श्याम ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। इससे होगा ये कि आकाशगंगाएं एक दूसरे के पास आने की बजाय एक दूसरे से दूर होती जाएगी। भविष्य में किसी समय ये गुरुत्वाकर्षण बल पर भी प्रभावी हो जाएगी। तब ये ऊर्जा आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों को चीड़-फाड़ देगी। आज से अरबों साल बाद हमारी आकाशगंगाओं का लोकल सुपर क्लस्टर भी टूट जाएगा और हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी अकेली रह जाएगी और उसके कुछ समय बाद सभी अणुओं का भी विच्छेद हो जाएगा। जैसे कोई मिट्टी के ढेले के कण पानी में डालने पर घुलकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड का हर सूक्ष्म कण अलग अलग हो जाएगा। अभी तक के सभी निरीक्षण और प्रमाण इसी स्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार महाविच्छेद की ये घटना अब से 22 अरब साल बाद होगी। तीसरी संभावना, महाशीतलन, द बिग फ्रीज। ये संभावना भी श्याम ऊर्जा के रहस्यमय व्यवहार पर ही आधारित है। इसके अनुसार भी ब्रह्मांड के विस्तार की गति बढ़ती जाएगी और आकाशगंगा, ग्रह, तारे एक दूसरे से इतनी दूर चले जाएंगे कि नए तारों के निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ यानी गैस मौजूद ही नहीं होगी और जिससे नए तारों का जन्म नहीं होगा। मौजूदा तारों के एक दूसरे से दूर जाने से गर्मी का फैलाव ज्यादा जगह में होगा, जिससे ब्रह्मांड का तापमान कम हो जाएगा। ये स्थिति समस्त ब्रह्मांड के परम शून्य तापमान पर पहुंचने तक जारी रहेगी। इस तापमान पर पहुंचने के बाद समस्त गतिविधियां थम जाएगी, क्योंकि इस तापमान पर सभी परमाणु अपनी गति बंद कर देंगे। ये वो बिंदु होगा जिसमें ब्रह्मांड एंट्रोपी की चरम स्थिति में होगा। अगर कोई तारा बचा हुआ है तो वो भी धीरे धीरे जलकर खत्म हो जाएगा। अंतिम तारे के खत्म होने के बाद ब्रह्मांड में गहन अंधकार के सिवा कुछ नहीं होगा, बस मरे हुए तारों के अवशेष होंगे। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये ब्रह्मांड के अंत की सबसे ज्यादा संभव संभावना है। दूसरी संभावना, महासंकुचन, द बिग क्रंच। ये उस स्थिति में संभव है जब भविष्य में किसी समय श्याम ऊर्जा अपना रूप बदलकर अंतरिक्ष के विस्तार की जगह अंतरिक्ष का संकुचन प्रारंभ कर दे। इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी हो जाएगा और ब्रह्मांड संकुचित होकर एक बिंदु के रूप में सिकुड़ जाएगा। ये शायद एक और महाविस्फोट को जन्म देगा। महाविस्फोट तथा महासंकुचन का ये चक्र सतत रूप से चलता ही रहेगा। अगर ये संभावना सही है तो ये पहले भी हो चुकी होगी। हमारा वर्तमान ब्रह्मांड किसी पूर्ववर्तीय ब्रह्मांड के संकुचन के बाद बना होगा। महाविस्फोट, महासंकुचन और महाविस्फोट का ये चक्र अनंत रूप से चलता आया होगा। इस संभावना के सत्य होने के लिए आवश्यक है ब्रह्मांड के घनत्व का क्रांतिक घनत्व से ज्यादा होना। ये एक संभावना मात्र है। अभी तक इस संभावना के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। पहली संभावना, महाद्रव्य अवस्था, द बिग सल्फ। ये एक नवीन संभावना है और हिग्स बोसोन के व्यवहार पर निर्भर करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड को द्रव्यमान हिग्स बोसोन प्रदान करता है। इसके अनुसार हिग्स बोसोन का द्रव्यमान एक विशिष्ट मूल्य पर होने की अवस्था में हमारा ब्रह्मांड अस्थिर अवस्था में होगा, जिससे संभव है कि हमारे ब्रह्मांड के बुलबुले के अंदर एक नए ब्रह्मांड का बुलबुला जन्म ले और इस ब्रह्मांड को नष्ट कर दे और इसके कारण किसी समय ब्रह्मांड के सभी प्रोटॉन कण मर जाए। इस तरह का वैक्यूम मेटास्टेबिलिटी इवेंट हमारे ब्रह्मांड में कहीं भी कभी भी हो सकती है। इससे एक बुलबुला
बुलबुला निर्मित होगा और हमारे ब्रह्मांड को प्रकाश की गति से नष्ट करते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये बुलबुला पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश की गति से नष्ट कर देगा। समय यात्रा यानी कि वर्तमान समय के आगे और पीछे के समय में जाकर के यात्रा करना, ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, पर जब इसे गहराई से सोचा जाए तो हमारा दिमाग चकरा जाता है। समय यात्रा फिल्मों में हमें काफी मजेदार लगती है, पर इसके सिद्धांत और पहलू हमें रहस्य में डाल देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो समय यात्रा पॉसिबल है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारी समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से है, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय अंतराल लगेगा। लेकिन क्या समय यात्रा की दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से भी ज्यादा तेज किया जा सकता है? तो क्या हम छोटे से समय अंतराल में ही भविष्य में आगे जा सकते हैं? जवाब है हाँ, हम छोटे से समय अंतराल में हजारों साल का सफर तय कर सकते हैं। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षतावाद के सिद्धांत को प्रकाशित किया तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रैवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टाइन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी समय इसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टाइन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर समय की एक अलग परिभाषा दी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक 4th डायमेंशन है, यानी कि चौथा आयाम है, और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। ब्रह्मांड में समय एक नदी की तरह चल रहा है। जिस तरह नदी में कहीं पर पानी की रफ्तार तेज होती है तो कहीं धीमी, उसी प्रकार ब्रह्मांड में समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग गति से चल रहा है। आइंस्टाइन के द्वारा थियरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत में दिए स्पेस टाइम के समीकरण से ही समय यात्रा संभव है। आइंस्टाइन के स्पेस टाइम के समीकरण के अनुसार अगर कोई वस्तु जितनी तेज चलेगी तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा, और उस वस्तु की गति जितनी बढ़ती जाएगी तो उसके लिए समय उतना ही धीमा होता चला जाएगा। जब आप तेज रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी या हवाई जहाज में सफर करते हो तो आपके लिए समय बाहरी दुनिया की अपेक्षा धीमा हो जाएगा, और जब आप अपनी यात्रा के बाद उस ट्रेन या हवाई जहाज से बाहर निकलोगे तो आप भविष्य में पहुंच चुके होगे। हालांकि इतनी कम रफ्तार से चलने की वजह से आप भविष्य में 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से जितना ही आगे पहुंच पाओगे। समय का ये अंतराल बहुत ही मामूली है। समय के इस अंतराल को महसूस करने के लिए आपकी रफ्तार प्रकाश की रफ्तार के बराबर या 95% तक होनी चाहिए। बिग बैंग सिद्धांत और ब्लैक होल जैसी अवधारणाओं को समझने वाले स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रैवल के लिए एक ऐसे रेलवे ट्रैक की कल्पना की जो पृथ्वी के चारों ओर बना हो और उस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन की स्पीड प्रकाश की गति के बराबर हो। जब वो ट्रेन पृथ्वी के चारों ओर बने ट्रैक पर प्रकाश की गति से चलेगी तो ट्रेन में बैठे यात्रियों के लिए समय धीमा हो जाएगा, इतना धीमा कि उनकी तुलना में पृथ्वी पर गुजरता हुआ जीवन इतना तेजी से नजर आएगा कि ट्रेन के पल यहाँ के महीनों में बदल जाएंगे। हालांकि ट्रेन में बैठे यात्रियों को ट्रेन के अंदर का समय सामान्य की तरह ही महसूस होगा, लेकिन बाहरी दुनिया की तुलना में ट्रेन के अंदर का समय बहुत धीमा हो चुका होगा। जब ट्रेन में बैठे यात्रियों के हिसाब से ट्रेन 1 हफ्ते के बाद रुकेगी तो यात्रियों के 1 हफ्ते के सफर में पृथ्वी पर 65 साल गुजर चुके होंगे, और वो यात्री खुद को भविष्य में पाएंगे और उन यात्रियों के लड़के उनसे भी ज्यादा बूढ़े हो चुके होंगे। आइंस्टाइन के स्पेस टाइम के समीकरण के अनुसार केवल भविष्य में ही समय यात्रा संभव है, यानी एक बार हम भविष्य में पहुंच गए तो पीछे वापस नहीं आ सकते, मतलब 1 वे टिकट टू फ्यूचर। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि क्या प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन बना पाना संभव है? हमारी मौजूदा तकनीकी के हिसाब से जवाब शायद निराशाजनक हो सकता है। अभी ऐसी ट्रेन बनाना संभव नहीं है, क्योंकि आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर किसी वस्तु की स्पीड बढ़ती जाएगी तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि हमने ऐसी ट्रेन बना भी ली जो प्रकाश की गति से चल सकती है। जब ये ट्रेन प्रकाश की गति से चलेगी तो इसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा, और आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए
समीकरण E=mc² से अनंत द्रव्यमान वाली ट्रेन को चलाने के लिए अनंत ऊर्जा की भी जरूरत पड़ेगी। इतनी ऊर्जा तो हमारी पूरी गैलेक्सी में भी नहीं है। अगर हम पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को उस ट्रेन में भर दे तब शायद वो ट्रेन प्रकाश की गति से चल पाएगी। अगर हम उस ट्रेन को प्रकाश की गति के 90 या 95% तक चलाए तब शायद उस ट्रेन को इतनी स्पीड पर चलने में हमारी संपूर्ण गैलेक्सी की ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन बनाना संभव नहीं है तो क्या हमारी समय यात्रा की कल्पना यही खत्म हो जाती है? मेरा मानना है नहीं। इस सिद्धांत के अलावा भी कई और सिद्धांत है जिनके द्वारा समय यात्रा संभव है। समय एक ऐसी चीज है जिसे हम इंसान अपने हिसाब से काबू नहीं कर सकते हैं। समय के साथ साथ ब्रह्मांड में हर चीज बदलती रहती है। समय का चक्र कभी नहीं रुकता और इसके आगे दुनिया की कोई भी चीज टिक नहीं सकती है। इसीलिए भारतीय शास्त्रों में कहा जाता है कि समय बहुत बलवान है। अगर इसका कोई सही से उपयोग करे तो उसका जीवन सफल बन जाता है और इसके दुरुपयोग से जीवन बेकार और बेजान सा हो जाता है। यूँ तो आपको समय के बारे में आपके बड़े बुजुर्ग कई कहानियाँ सुना चुके होंगे जिसके अंदर इसके महत्व को दर्शाया होगा, परंतु क्या आप समय यात्रा की कहानियों के बारे में जानते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, समय यात्रा। मैं यहाँ पर फिल्मों और सीरीज के अंदर दिखाए जाने वाली उसी समय यात्रा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए समय यात्रा के इस अद्भुत सफर पर चलते हैं। समय यात्रा के बारे में कुछ भी जानने से पहले सबसे पहले इसकी परिभाषा को ही जान लेते हैं। समय यात्रा यानी समय को माध्यम बनाकर इसके अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यात्रा करना। दोस्तों ध्यान रहे कि यहाँ पर मैं अंतरिक्ष में किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह तक जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ समय में आगे और पीछे जाने की। इससे हम अपने भूत या भविष्य में भी जा सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें एक विशिष्ट प्रकार के यंत्र की जरूरत पड़ती है जिसे हम टाइम मशीन के नाम से भी जानते हैं। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि इंसानों के लिए शारीरिक रूप से समय में पीछे जाना यानी भूतकाल में जाना उतना आसान नहीं है जितना समय में आगे यानी भविष्य में जाना आसान है। खैर इसके बारे में हम वीडियो में आगे देखेंगे, पर इसके अलावा टाइम ट्रैवल के जितने भी तरीके और सिद्धांत हैं वो अब तक सिर्फ काल्पनिक है। इसीलिए समय यात्रा से जुड़ा विज्ञान हर दिन विकसित होता जा रहा है। समय को सबसे पहले आइंस्टाइन ने अच्छे तरीके से समझा था। हमारा ब्रह्मांड 3 आयामों से बना हुआ है, ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई। परंतु आइंस्टाइन कहते हैं कि इसके अलावा भी हमारे ब्रह्मांड में और एक आयाम यानी कि चौथा आयाम भी मौजूद है। उन्होंने समय को चौथे आयाम के रूप में दुनिया के सामने रखा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि समय सतत यानी कि स्थिर है, परंतु ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष में जगह के साथ ही साथ इसके गुण और रफ्तार में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। आइंस्टाइन के द्वारा दी गई जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में ये साफ साफ कहा गया है कि जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति प्रकाश की रफ्तार के साथ चलता है तो उस वक्त समय अपने आप धीमा हो जाता है। समय के प्रवाह में गुरुत्वाकर्षण बल भी काफी सारे बदलाव ला सकता है। समय यात्रा से हम आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत को जोड़कर देखें तो पता चलता है कि इसकी वजह से आज हम लोगों ने कई सारे मुकाम हासिल कर लिए हैं और इस सिद्धांत की वजह से मानव सभ्यता कई ज्यादा बेहतर सोच पाती है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते इंसानी कृत्रिम ग्रह आज इसी सिद्धांत की वजह से काम करने में सक्षम हो पाए हैं। इसी सिद्धांत की वजह से ये आज इतनी सटीकता से कम्युनिकेशन के सारे कार्य को सफलता के साथ अंजाम दे पाए हैं। दोस्तों एक बात और कह दूं कि इसी सिद्धांत के कारण वैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि हम लोग सच में समय यात्रा कर सकते हैं। अक्सर मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि समय यात्रा करने के लिए टाइम मशीन की जरूरत पड़ती है। वैसे टाइम मशीन का मूल कार्य ये है कि ये स्पेस टाइम को मोड़कर किसी भी चीज या वस्तु को पल भर में एक दूसरी जगह तक पहुंचा सकता है। स्पेस टाइम के इस मुड़ाव को क्लोज टाइम लाइक कर्व कहते हैं। वैसे संसार में किसी भी चीज को प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा या यूं कहे कि उसके पार जाने के लिए अकल्पनीय ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और ठीक इसी कारण के लिए टाइम मशीन को चलाने के लिए भी काफी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइम मशीन को चलाने के लिए डार्क मैटर से निकलने वाली ऊर्जा की जरूरत है जो टाइम मशीन को लगातार ऊर्जा देती रहे। हालांकि कुछ सिद्धांत ये भी कहते हैं कि समय में पीछे जाने के लिए तथा टाइम मशीन को चलाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए एक निर्धारित गति में एक सटीक लूप में चक्कर लगाने से हम समय में पीछे जा सकते हैं। तो चलिए समय यात्रा
करने के 5 सबसे बेहतरीन तरीकों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, वर्म होल के जरिए समय यात्रा। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में भी समय यात्रा करने का जिक्र पाया गया है। हालांकि आज तक वास्तविक तौर से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। नासा के कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि वर्म होल के जरिए हम समय यात्रा कर सकते हैं, पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इंसानों के लिए ऐसी यात्रा करना शारीरिक रूप से बहुत जटिल होने वाला है। वैसे आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए सिद्धांत में ये साफ कहा गया है कि प्रकाश से ज्यादा तेज जाने के लिए वस्तु को अनंत वजनी होने के साथ ही साथ लंबाई में भी शून्य होना जरूरी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर किसी तरीके से आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को आधार बनाकर अंतरिक्ष में वर्म होल को बनाया जाए तो हम आसानी से समय में यात्रा कर सकते हैं। टनल में बनाए वर्म होल अंतरिक्ष में बहुत दूर दूर मौजूद 2 अलग अलग बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं, जिसके अंदर से होते हुए हम लोग प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकते हैं। वैसे इसके लिए वैज्ञानिकों को एक ऐसी तकनीकी को विकसित करना पड़ेगा जो कि वर्म होल को जहाँ चाहे वहाँ अंतरिक्ष में बनाने में सक्षम हो। इससे हम लोग पृथ्वी से बहुत दूर मौजूद खगोलीय पिंडों तक पहुँचने के साथ ही साथ प्रकाश की रफ्तार को भी पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों, प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा वेग में जाना यानी समय को भी मात देना। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्म होल को बनाने के लिए अति सूक्ष्म कणों की जरूरत पड़ सकती है। अति सूक्ष्म होने के कारण ये कण कितने ज्यादा स्थायी है इसके बारे में हमें अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। नंबर 2, उच्च आयामों में सफर करके समय यात्रा। हॉलीवुड की इंटरस्टेलर फिल्म को आधार मानकर समय यात्रा के इस सिद्धांत की कल्पना की गई है। इसके अनुसार अगर हम उच्च आयामों में यात्रा कर पाए तो समय के अंदर सहज तरीके से जा सकते हैं। वैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि समय को आइंस्टाइन ने एक अलग से आयाम का दर्जा दिया है और इंटरस्टेलर फिल्म में दिखाया गया है कि अंतरिक्ष यात्री टेसरेक्ट के जरिए समय में सरलता के साथ यात्रा करने में सक्षम हुए थे। ठीक इसी तरह अगर हम लोग वास्तव में ऐसी किसी चीज को बना लेते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से समय यात्रा करने में सक्षम हो पाएंगे। नंबर 3, कॉस्मिक स्ट्रिंग के जरिए समय यात्रा। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में लौकिक तार या कॉस्मिक स्ट्रिंग का जिक्र मिलता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जब ब्रह्मांड हाल ही में बना था तब उसके अंदर ट्यूब की आकृति के कई सारे लंबे और नैरो तार मौजूद थे। ये तार या ट्यूब बाद में चलकर कॉस्मिक स्ट्रिंग बन गए। वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉस्मिक ट्यूब के अंदर बहुत ही भारी मात्रा में ऊर्जा भरी हुई होती है। इसके अलावा ट्यूब के अंदर मौजूद पदार्थ बहुत ही ज्यादा सघन अवस्था में रहता है, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बहुत ही ज्यादा सघन पदार्थ को अपने अंदर रखने की वजह से ये ट्यूब बड़े ही आसानी के साथ स्पेस टाइम को मोड़ने या बदलने में सक्षम होते हैं। हालांकि अभी इसको लेकर वैज्ञानिकों के अलग अलग मत बने हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि कॉस्मिक स्ट्रिंग का कोई अंत नहीं है और इसकी लंबाई का अंदाजा लगा पाना लगभग असंभव है। और कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि वास्तव में कॉस्मिक स्ट्रिंग एक तरह से गोल आकृति वाला तार है जिसका कोई अंत नहीं है। कॉस्मिक स्ट्रिंग से जुड़ी सबसे रोचक बात तो ये है कि समय यात्रा करने के लिए हमें कम से कम 2 कॉस्मिक स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी। 2 इसीलिए कि जब कॉस्मिक स्ट्रिंग पास आ जाती है तो ये स्पेस टाइम को बदल देती है, जिससे हम समय यात्रा भी कर सकते हैं। नंबर 4, ब्लैक होल के जरिए समय यात्रा। ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों की नकारात्मक सोच ही रहती है। हमें लगता है कि ब्लैक होल तो सिर्फ विनाश करने के लिए ही बने हैं। वैसे आप लोगों को बता दूं कि ब्लैक होल विनाश करने के साथ साथ समय यात्रा करने में भी हमारी मदद कर सकते हैं। वैसे ये सिद्धांत आपको अवश्य चौंकाने वाला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम किसी तरीके से एक ऐसे यान का निर्माण करें जो कि ब्लैक होल के अंदर बहुत ही तेजी से घुसकर निकल सके तो हम शायद समय यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। अगर ये संभव नहीं है तो एक ऐसे आर्टिफिशियल होल का निर्माण करें जो कि बहुत ही तेजी से घूम रहा हो। और इसके अलावा जब कोई भी यान ब्लैक होल के अंदर प्रवेश करके आधी दूरी तय कर लेता है तो वो खुद ही समय में गति कर रहा होता है। वैसे अनुमान से कहा गया है कि ब्लैक होल के अंदर बाहर के मुकाबले समय 2 गुनी तेजी से व्यतीत होता है। इस सिद्धांत की वजह से जो भी अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल के अंदर से होकर जाते हैं तो वो लोग पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से 5 साल उम्र में छोटे होते हैं। हालांकि समय यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रकाश की रफ्तार से यात्रा करना जरूरी है। नंबर 5, अनंत सिलेंडर के जरिए समय यात्रा। ये सिद्धांत सबसे पहले फ्रैंक टेपलर ने दुनिया के सामने रखा था। उनका कहना था कि अगर हम लोग किसी तरीके से सूर्य के 10 गुना ज्यादा वजनी पदार्थ को कई अरब बार लपेटकर एक लंबे या सघन सिलेंडर में परिवर्तित करके प्रति मिनट कई खरब बार परिक्रमा की गति से घुमाएं तो हम शायद इसके माध्यम से समय यात्रा कर सकते हैं। दरअसल बात यह है कि इतनी वेग से घूमने वाले इस सिलेंडर के इर्द गिर्द अगर हम किसी स्पेसशिप को रख दे और बाद में इसके अंदर प्रवेश कर ले तो हम लोग समय यात्रा
यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि इस सिद्धांत को क्लोज टाइमलाइन कर्व भी कहते हैं। वैसे इसके ऊपर अभी शोध जारी है, परंतु आशा है कि भविष्य में समय यात्रा करने का एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। दोस्तों, इस सिद्धांत से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि समय यात्रा करने के लिए जरूरी इस सिलेंडर की लंबाई बहुत ही ज्यादा या यूं कहे कि अनंत होनी जरूरी है, जिससे ये अपने अंदर क्लोज टाइमलाइन कर्व को बना पाए। अगर ये कर्व किसी तरह बन गया तो समय यात्रा करने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अनंत सिलेंडर का ये सिद्धांत वास्तव में कई सारे तथ्यों को आपस में साझा करके दिया गया है। आशा है कि आने वाले समय में शायद ये हमें समय की अद्भुत यात्रा करा सके। आज के इस वीडियो में हमने समय यात्रा की परिभाषा से लेकर ये किस तरीके से की जा सकती है उसके बारे में जाना। समय यात्रा का टाइम मशीन तथा समय के साथ कैसा संबंध है उसके बारे में भी हमने जाना। समय यात्रा के बारे में वैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बतानी बाकी है। अगर आप लोगों को याद हो तो वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि समय में पीछे जाना समय में आगे जाने से बहुत ही अलग और जटिल है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर किस वजह से हम लोग समय में पीछे नहीं जा सकते हैं। तो इसका जवाब है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के तहत अगर कोई व्यक्ति समय में पीछे जाकर अपने ग्रैंडफादर को ही मार डालता है तो वो कैसे आने वाले समय में अपने अस्तित्व में आएगा। अगर उसके ग्रैंडफादर ही जिंदा नहीं रहेंगे तो उसके पिता तथा वो कभी जन्म ही नहीं लेंगे। इसीलिए समय में पीछे जाना शायद एक तरह से असंभव ही लगता है। हालांकि इसको लेकर कई वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे क्षेत्र में आप दूसरे समांतर ब्रह्मांड में जन्म लेंगे। अगर आप लोगों को समय यात्रा के बारे में और अधिक जानना हो तो मैं आप लोगों को डार्क सीरीज सजेस्ट कर रहा हूँ। डार्क सीरीज में वार्म होल की मदद से समय में आगे और पीछे किस तरह यात्रा की जा सकती है वो दिखाया गया है, और इस सीरीज को देखने के बाद आपको ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में भी बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा। दोस्तों, अब आप बताइए कि क्या हम कभी टाइम ट्रैवल करने में सक्षम हो पाएंगे? क्या हम समय में एक से दूसरे युग में जा पाएंगे? आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? एक समय की बात है, बहुत सारी अच्छी कहानियों की शुरुआत इस जादुई वाक्यांश से शुरू होती है। लेकिन समय की कहानी क्या है? हम लोग हमेशा कहते हैं समय व्यतीत होता है, समय धन है, हम समय को नष्ट करते हैं, हम समय बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तव में हम समय के बारे में क्या जानते हैं? समय एक नदी की तरह एक पल से अगले पल तक एक अविनाशीय प्रवाह सा लगता है, और हमें समय का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में दिखता है, वो है भविष्य की ओर। लेकिन ये सही नहीं है। पिछली सदी की खोजों से हमें पता चलता है कि हम समय के बारे में जो कुछ सोचते हैं वो किसी भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे रोजमर्रा के अनुभव के विपरीत समय बिल्कुल भी किसी के लिए नहीं बहता। हमारा अतीत कहीं नहीं जा सकता और हमारा भविष्य पहले से ही मौजूद हो सकता है। हमें पता है समय की रफ्तार तेज हो सकती है या धीमी हो सकती है, और सभी घटनाएं जो हमें दिख रही है वो केवल एक ही दिशा में प्रकट हो सकती है। ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, वे अतीत में भी प्रकट हो सकती है। भौतिक वैज्ञानिक तथा लेखक पॉल डेविस के अनुसार समय आइंस्टाइन की अधूरी क्रांति है, पर फिर भी हमारे जहन में समय को लेकर बहुत से पेचीदे सवालों का भवंडर घूमता रहता है। जैसे कि समय क्या है, समय का निर्माण कैसे होता है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से समय धीमा क्यों हो जाता है, गति में समय धीमा क्यों हो जाता है, क्या समय एक आयाम है, हम समय से इतने परिचित होने के बावजूद इतने गलत कैसे हो सकते हैं, समय कहाँ से आया है। समय से जुड़े ऐसे ही कई सारे सवाल हमारे जहन में भवंडर की तरह घूमते रहते हैं, जो कि अधूरे या यूं कहे कि अनसुलझे हैं। समय के बारे में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और भौतिक वैज्ञानिक डेविड अल्बर्ट कहते हैं, समय क्या है हर कोई इसे अच्छी तरह से जानता है, लेकिन तब तक जब तक आप उन्हें समय को परिभाषित करने के लिए ना कह दे। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर एलन गुड का कहना है कि समय क्या है वास्तव में ये भौतिक विज्ञान के लिए $64,000 का सवाल है। ऐसे ही अरस्तु ने अनुमान लगाया था कि समय गति का प्रभाव हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि गति धीमी या तेज हो सकती है लेकिन समय नहीं। पर उस समय अरस्तु के पास आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत को जानने का कोई तरीका नहीं था, जिसके अनुसार समय का गति में परिवर्तन मुमकिन है। इसी तरह जब आइंस्टाइन साधारण सापेक्षतावाद के सिद्धांत के विकास पर कार्य कर रहे थे और उन्होंने क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा था कि द्रव्यमान के प्रभाव से अंतराल में वक्रता आती है, लेकिन उस समय आइंस्टाइन ये नहीं जानते थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार की खोज एडविन हबल ने आइंस्टाइन के साधारण सापेक्षतावाद के सिद्धांत के प्रकाशित करने के 11 वर्ष बाद की थी। अगर आइंस्टाइन को विस्तार करते ब्रह्मांड का पता होता तो वो इसे अपने साधारण सापेक्षतावाद के सिद्धांत में जरूर शामिल करते।
हमारे ब्रह्मांड के सबसे मजेदार पहलुओं में से एक ये है कि उसका विस्तार हो रहा है और विस्तार करते अंतराल में गति, बल तथा वक्रकाल अंतराल की मौजूदगी है। लेकिन जिसे हम समय मानते हैं, क्या वो एक भ्रम मात्र है? हमारी याद भूतकाल का भ्रम उत्पन्न करती है। हमारी चेतना हमारे आसपास हो रही घटनाओं के फलस्वरूप वर्तमान का आभास उत्पन्न करती है। भविष्य हमारे भूतकाल की याद आधारित मानसिक संरचना मात्र है। समय की अवधारणा हमारे मन द्वारा हमारे आसपास के सतत परिवर्तनशील दुनिया को क्रमिक रूप से देखने से उत्पन्न होती है। जॉन मैकटेगार्ट और अन्य फिलोसोफर के अनुसार समय गुजरना एक भ्रम मात्र है, केवल वर्तमान ही सत्य है। जॉन के अनुसार किसी व्यक्ति का जन्म उसकी मृत्यु से पहले ही होगा, भले ही दोनों घटनाएं सुदूर अतीत का भाग हो। ये एक तय किया हुआ संबंध है। इस कारण जॉन कहते हैं कि कहीं कुछ समय से भी ज्यादा मौलिक होना चाहिए। समय के भूत, वर्तमान और भविष्य के पहलू सतत परिवर्तनशील है। भविष्य की घटनाएं वर्तमान में आती है और तुरंत भूतकाल में चली जाती है। ये पहलू समय की धारा का एहसास उत्पन्न कराता है। ये परिवर्तनशील संबंध समय की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है। जॉन ने महसूस किया कि समय वास्तविक नहीं है, क्योंकि भूत, वर्तमान और भविष्य के बीच का अंतर समय के लिए पहले और बाद के टिकाऊ संबंध की तुलना में ज्यादा जरूरी है। जॉन एलिस का सबसे महत्वपूर्ण निरीक्षण ये था कि ऐतिहासिक घटनाओं तथा मानव रचित कहानियों में समय के गुण एक जैसे ही होते हैं। उदाहरण के लिए मानव रचित कहानियां तथा भूतकाल की ऐतिहासिक घटनाओं की तुलना करने पर दोनों में पहले और बाद के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य होता है। ये दर्शाता है कि भूतकाल की घटनाओं की सिर्फ यादें हैं और लेखक की कल्पना के सिवा उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर हम कंप्यूटर की यादों को स्टोरेज डिवाइस जैसे कि सीडी या हार्ड डिस्क में स्टोर करके भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचे तो ये और साफ हो जाता है। वर्तमान ये समय की सबसे ज्यादा वास्तविक भावना है, लेकिन हम जिसे वर्तमान के रूप में देखते हैं वो पहले ही भूतकाल हो चुका होता है। वर्तमान समय का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। जो भी कुछ वर्तमान में घटित हो रहा है वो समय रेखा के एक अत्यंत छोटे से बिंदु पर सीमित है और उस पर लगातार हमारे भूत और भविष्य की चढ़ाई हो रही है। वर्तमान किसी रिकॉर्डिंग डिवाइस का एक छोटा सा लेजर बिंदु या यूं कहे कि सुई है, जबकि भूतकाल रिकॉर्डिंग डिवाइस जैसे कि टेप या सीडी का उपयोग किया हुआ एक भाग है और भविष्य उसका खाली भाग है। वर्तमान हमारे दिमाग में स्टोर की हुई यादों की मानसिक जागरूकता हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्यक्रम में जाकर भी सो जाए तो वो उस घटना को पूरी तरह से भूल सकता है। अब उस घटना का उसके भूतकाल में कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि हम किसी घटना के प्रति जागरूक ना हो तो वो हमारे भूतकाल की यादों का भाग ही नहीं बन सकती। वर्तमान के अलावा हम भूत और भविष्य को घंटों, दिनों, महीनों और सालों में मापे जा सकने वाले अंतराल के रूप में देखते हैं। ये समानता दर्शाती है कि भूतकाल स्टोरेज यादों के जैसे है, जबकि भविष्य खाली यादों के जैसे है। भविष्य हमारी यादों में स्टोरेज भूतकाल के अनुभवों से निर्मित छवि मात्र है। किसी भी भौतिक राशि जैसे पैसा, द्रव्यमान, जमीन का टुकड़ा, गति या दूरी का मापन हमारे द्वारा परिभाषित कुछ मानकों द्वारा किया जाता है। द्रव्यमान के मापन के लिए हम किलोग्राम या पाउंड जैसे मानकों का उपयोग करते हैं। दूरी के मापन के लिए हम दूरी के मानक मीटर, यार्ड या फीट का उपयोग करते हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए ध्यान दीजिए कि हम गति का मापन कैसे करते हैं। हम गति के मापन के लिए समय का उपयोग करते हैं, मतलब मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। इससे एक संकेत मिलता है कि जब हम समय से व्यवहार करते हैं तब वास्तविकता में हम किसी गति के किसी मानांक से व्यवहार कर रहे होते हैं। शायद हमने समय के कॉन्सेप्ट को वास्तविकता से ज्यादा जटिल बना दिया है। समय का मापन मानव विकास की शुरुआत से शुरू हुआ है। इसके संकेत लगभग हर भाषा के अभिवादन के शब्द में मिलते हैं। दिन के समय सूर्य के आकाश में होने या ना होने से संबंधित था। इसमें सुबह, दोपहर, शाम, सूर्यास्त, रात, आधी रात शामिल है। इसके अलावा वर्ष, महीने, हफ्ते पृथ्वी की सूर्य की कक्षा में वार्षिक परिक्रमा और मौसम में परिवर्तन पर आधारित है। सेकंड और मिनट जैसी इकाइयों का प्रयोग जियोमेट्री में कोणीय मापन पर आधारित है, जो कि वास्तविकता में आकाश में खगोलीय पिंडों की गति के कोणीय मापन से संबंधित पद्धति है। जब से हमने घड़ियों का उपयोग शुरू किया है तब से हम समय मापन की इन प्राकृतिक विधियों से दूर हो गए हैं और समय की अवधारणा विकृत हो गई है। समय को समझने की समस्या का सरल हल सूर्य के आकाश में उदय होने और अस्त होने में है। जब हम कार की स्पीड का मापन करते हैं तब हम उसकी गति की तुलना घड़ी के कांटों की गति से नहीं करते हैं, बल्कि हम ये तुलना सूर्य की आकाशीय गति से करते हैं। हम गति का मापन समय के जैसी किसी अमूर्त राशि से नहीं कर रहे हैं। हम अज्ञात कार की तुलना ज्ञात सूर्य की गति से कर रहे होते हैं। समय विभिन्न
तरह की गतियों की तुलना के लिए इकाई के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे प्रकाश की गति, दिल की गति, पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की गति। लेकिन इन प्रक्रियाओं की तुलना समय के संदर्भ के बिना भी की जा सकती है। समय गति के मापन के लिए एक सामान्य इकाई हो सकता है, जिससे सारे विश्व में एक इकाई से गति के मापन में आसानी होगी, जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। समय एक आकस्मिक भावना है, वो हमारे जीवन में सतत परिवर्तन होने वाली वास्तविक घटना है। समय को समझने के लिए हमें इस सतत परिवर्तन को निर्मित करने वाली प्रक्रिया को समझना होगा, जिससे समय के प्रवाह का भ्रम उत्पन्न होता है। समय गति से दृष्टिगोचर होता है और उसका मापन अन्य गतियों की तुलना के द्वारा होता है, जैसे कि सूर्योदय, सूर्य अस्त, रात और दिन, बदलते मौसम, खगोलीय पिंडों की गति। ये सभी सतत परिवर्तन के प्रमाण हैं। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी परमाणु संबंधित गति का प्रभाव है और समय का ही एक भाग है। इसके अलावा समय की मौजूदगी का एक महत्वपूर्ण पहलू फोटोन और परमाणु स्तर पर कणों की गति भी है। दो खगोलीय पिंडों की कल्पना कीजिए, जिसमें एक पिंड दूसरे पिंड की परिक्रमा कर रहा है। अब मान लीजिए कि एक योग्य निरीक्षण बिंदु से नियत समय पर हम पाते हैं कि उन दोनों पिंडों वाले क्षेत्र में समय धीमा हो गया है। समय के धीमे होने से पिंडों की गति भी धीमी होनी चाहिए। इस निरीक्षण में गुरुत्वाकर्षण बल भी सापेक्ष रूप से कमजोर होना चाहिए, वरना दो पिंड एक दूसरे की ओर खींच जाएंगे। यदि हम समय की गति में वृद्धि देखते हैं, तब गति में भी वृद्धि होगी, साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण में भी वृद्धि होगी, जो उन पिंडों को एक दूसरे से दूर जाने से रोकेगा और शून्य समय गति पर सब कुछ शून्य हो जाएगा। मतलब पिंडों की गति और गुरुत्वाकर्षण भी शून्य हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल की क्षमता में वृद्धि या कमी केवल हमारे निरीक्षण बिंदु के नियत समय से संबंधित है। परिक्रमा करते पिंडों के समय के परिप्रेक्ष्य में ना तो उनकी गति में परिवर्तन हुआ है, ना उनके गुरुत्वाकर्षण में। इस मानसिक प्रयोग को विद्युत चुंबकीय बल द्वारा बांधे गए कणों पर भी किया जा सकता है। तब हम कह सकते हैं कि समय बल और गति दोनों का समावेश करता है। समय को अनेक स्वरूप में परिभाषित किया जा सकता है। ज्ञान के स्वरूप से समय हमारे मस्तिष्क द्वारा निर्मित एक आकस्मिक अवधारणा है। वर्तमान हमारी चेतना या हमारी स्मृति में घटनाओं के लेखन की जानकारी है। भूतकाल स्मृति है और भविष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। भौतिक विज्ञान के नजरिए से समय ब्रह्मांड में गति और बलों की उपस्थिति है। समय हर तरह की गति का समावेश करता है, जैसे कि कणों के स्पिन तथा फोटोन की गति भी समय पर निर्भर है। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल भी समय का भाग है। उसी तरह से खगोलीय पिंडों की गति, परमाणुओं की गति भी समय का ही एक भाग है। तो अब हम इस गहरे और मायावी समय के रहस्य को कैसे उजागर करना शुरू कर सकते हैं। एक तरीका है समय को मापना, और हम विभिन्न आकारों और कई प्रकार की घड़ियों का उपयोग हजारों सालों से समय को सटीकता से मापने के लिए करते आ रहे हैं। हमारी पहली घड़ी तो हमारी पृथ्वी ही है, मतलब पृथ्वी का उसके अक्ष पर घूमना। हमने पृथ्वी के दैनिक घूमने के दोहराव को हमेशा ही समय का अंकलन करने के लिए उपयोग किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीटर गैलिसन का कहना है कि हम हमेशा समय को मापने के लिए उन चीजों की तलाश करते रहे हैं जो बार बार अपने आप को दोहराती है। ये दोहराव का चक्र ही एक घड़ी बन जाती है और ये घड़ी ही हमारे लिए समय बन जाता है। पृथ्वी की गति को धूप घड़ी के साथ मापने के बाद हमने दिनों को घंटों में बांट दिया, फिर पेंडुलम का उपयोग करके मिनटों को सेकंड में बांट दिया। अब हम क्वांटम क्रिस्टलों के कंपनों का उपयोग समय को और सटीकता से मापने के लिए कर रहे हैं। सीजियम एक दुर्लभ धातु का परमाणु है, जो परमाणुओं का एक प्राकृतिक गुण होता है, वो है उसकी आवृत्ति। इस कारण से वो हमेशा कंपन करता रहता है। ये परमाणुओं का कंपन अपने आप को दोहराने वाला प्रस्ताव दे रहे हैं, इसीलिए ये एक प्राकृतिक घड़ी है। सीजियम परमाणुओं की यही आवृत्ति हमें आज विश्व का सबसे सटीक समय बताती है। जब हम सीजियम परमाणुओं पर ऊर्जा की बमबारी करते हैं, तब हमारे लिए इस आवृत्ति को गिनना आसान हो जाता है। जब हम इस आवृत्ति को गिनते हैं, तो ये एक सेकंड में सीजियम परमाणु 9,19,26,31,770 बार कंपन करते हैं। ये एक आश्चर्यजनक तथ्य है। हम लोगों की घड़ी इतनी सटीकता से समय को नहीं माप सकती है, इसीलिए हमारी घड़ी कुछ महीनों में कुछ सेकंड खो देती है। हम उन घड़ियों की भी बात कर रहे हैं जो 1 करोड़ सालों से समय को मापती आ रही है, या यूं कहे कि समय को खोती आ रही है। फिर भी हम सैकड़ों सालों से निरंतर समय को सटीकता से मापने के लिए अपने उपकरण में सुधार करते आ रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। लेकिन हमारी घड़ियां कितनी सटीक है या कितनी गलत है, ये कोई बात ही नहीं है। घड़ियां हमेशा चलती ही रहेगी, लेकिन वे हमें आज तक नहीं बता पाई है कि समय क्या है। लेकिन समय बीतने का अनुभव हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम हमेशा समय के बारे में सोचते हैं, अतीत को याद करते हैं, भविष्य के लिए योजना बनाते हैं, समय की निरंतर टिक टिक में अपना जीवन बिताते हैं। आप किसी रेलवे स्टेशन पर कभी ना कभी तो गए ही होंगे। आप रेलवे
रेलवे स्टेशन पर जाकर सबसे पहले क्या करते हैं? जवाब है आप ये पता लगाते हैं कि ट्रेन समय पर चल रही है या नहीं। क्या आप लोगों को पता है ये ट्रेन यात्रा ने ही समय की शुरुआती खोजों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रेन यात्रा के शुरुआती दिनों में समय के कारण एक अनोखी समस्या उत्पन्न हो गई। उसके बाद हर एक शहर को अपना विशिष्ट समय निर्धारित करना पड़ा। हम सबको पता है दोपहर के समय सूर्य ठीक हमारे सर के ऊपर रहता है, लेकिन दूसरे शहरों में समय कुछ और ही रहता है, क्योंकि इस समय सूर्य उनके सर के ऊपर नहीं होता। हालांकि ये बात ज्यादातर लोगों के लिए बहुत मायने नहीं रखती। जब हम ट्रेन का सफर करते हैं तब ट्रेन उस शहर का समय ले सकती है जहाँ से उसने सफर की शुरुआत की है। मान लीजिए आप पेरिस से जेनीवा जा रहे हैं, तो आप पूरी तरह से पेरिस के समय पर है, क्योंकि आपने पेरिस से सफर शुरू किया है। अगर आप इसके विपरीत सफर करते हैं तब आप जेनीवा के समय पर है। यदि दोनों शहरों के समय में अंतर न किया जाए तो आपको भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। यदि किसी दो शहरों में समय का अंतर हो तो कोई ट्रेन यदि अधिक से अधिक ट्रेन लाइन को पार करना शुरू कर देती है तो उस इंटरचेंज पर मौजूद लोगों को दोनों शहरों का समय अलग होने के कारण उन्हें भी भ्रम होने लगा। तब जाकर लंबी दूरी पर मौजूद घड़ियों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता एक बड़ी समस्या बनकर उभरी, खासकर तब जब दो शहर एक ही ट्रेन ट्रैक से जुड़े हो। इस समस्या को दूर करने के लिए सिंक्रोनाइज घड़ियों की आवश्यकता महसूस की गई। यहीं से आधुनिक समय की कहानी शुरू हो गई। उसी समय एक युवा भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन बर्न स्विट्जरलैंड के पेटेंट कार्यालय में क्लार्क की नौकरी कर रहे थे। समय के रहस्यों के साथ साथ अन्य आविष्कारों के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय था। उसी समय अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक पेटेंट से पता चला कि टेलीग्राफ के संकेतों के आदान प्रदान के लिए घड़ियों को सिंक्रोनाइज करने के लिए नए और रोमांचक तरीके उपयोग किए जाने वाले हैं और रेडियो तरंगों से घड़ियों को सिंक्रोनाइज किया जाएगा। आइंस्टाइन को ये विचार बड़ा ही महत्वपूर्ण और रोमांचक लगा। फिर उन्हें एहसास हुआ कि घड़ियों को सिंक्रोनाइज करने का प्रयास केवल रचनात्मक आविष्कार से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये यांत्रिक उपकरण उन्हें अप्रत्याशित प्रेरणा प्रदान कर रहे थे। अब आइंस्टाइन जल्द ही अपने क्रांतिकारी सिद्धांत से पूरी दुनिया को हिला देने वाले थे। उन्हें पता था कि वे पूरे विश्व की समय समझ को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। अधिकांश लोग समय को बहुत सरल तरीके से देखते हैं। समय सभी के लिए समान रहता है। आधुनिक विज्ञान के पिता कहे जाने वाले आइजैक न्यूटन का भी यही मानना था। न्यूटन के अनुसार समय हमेशा सभी के लिए एक ही दर पर चलता है, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड में समय एक समान ही है। हम अपने आसपास अगर देखें तो हमें न्यूटन का ये सिद्धांत बिल्कुल सही लगता है, लेकिन आइंस्टाइन ने न्यूटन के सिद्धांत को देखते हुए कहा कि ये सही नहीं है। समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग दर से बहता है, मतलब कि मेरे लिए अनुभव किया गया समय आपके लिए अनुभव किए गए समय के बराबर नहीं हो सकता। आइंस्टाइन की इस खोज ने न्यूटन के सिद्धांत में काफी सुधार किए और फिर आइंस्टाइन यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, समय पूरे ब्रह्मांड में एक समान गति से नहीं चलता और समय व्यक्तिगत रूप से अलग अलग अनुभव किया जाता है, मतलब सभी का अपना निजी समय होता है जो अपने निजी दरों पर चलता है। वास्तव में ब्रह्मांड की ये टिक टिक समय नहीं है, ये तो आपका भ्रम मात्र है। इसके अलावा आइंस्टाइन ने अंतरिक्ष और समय के बीच गुप्त संबंध को उजागर करके कई चौंकाने वाले तथ्य दुनिया के सामने रख दिए। उन्होंने कहा, यदि आप अंतरिक्ष में गति कर रहे हैं तो समय की रफ्तार आपके लिए धीमी हो जाएगी, लेकिन आप रोजमर्रा के जीवन में ये प्रभाव नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी गति का समय पर यह प्रभाव इतना छोटा होगा कि आप इसका अनुभव नहीं कर सकते। ये प्रभाव वास्तविक है और इसे मापा भी जा सकता है, लेकिन परमाणु घड़ियों के द्वारा। आइंस्टाइन आगे कहते हैं कि मान लीजिए मैं अपनी कार से उत्तर दिशा की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति कर रहा हूँ। मैं उसी गति से उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा हूँ। अब मैंने अपनी कार को दूसरी सड़क पर मोड़ दिया है। ये सड़क उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाती है। मैं अब भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं उस गति से उत्तर दिशा की ओर नहीं बढ़ पा रहा जिससे मैं कुछ देर पहले बढ़ रहा था। आप कह सकते हैं कि मैंने दोनों दिशाओं में अपनी गति को बांट दिया है। तो क्या मैंने समय को भी दोनों दिशाओं में बांट दिया है? इसका जवाब है नहीं। मैं समय को गति से अलग नहीं कर सकता और मेरी गति समय के साथ किसी दिशा में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में हो रही थी। समय और अंतरिक्ष के बीच इस आकस्मिक संबंध के कारण आइंस्टाइन को ये एहसास हुआ कि समय और अंतरिक्ष को अलग अलग नहीं सोचा जा सकता। इसीलिए उन्होंने इसे स्पेस टाइम कहा, क्योंकि समय और स्थान एक साथ जुड़े हुए हैं। जब अंतरिक्ष और समय एक दूसरे से अलग अलग नहीं किए जा सकते तो हम अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच समय का अंतर कैसे कर सकते हैं? आइंस्टाइन के अनुसार ये केवल हमारा भ्रम है। हम समय को सतत प्रवाह के रूप में अनुभव करते हैं। इससे हम क्षणों की एक श्रृंखला के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे 14 अरब साल पहले बिग बैंग से हमारे ब्रह्मांड का जन्म, आकाशगंगाओं से तारों का जन्म, पृथ्वी का निर्माण, डायनासोर का उदय और अंत आज तक धरती
पर होने वाली सारी घटनाओं से लेकर आपकी इस वीडियो को देखने तक। लेकिन ये सिर्फ समय की शुक्ला नहीं है, ये तो स्पेस टाइम की शुक्ला है। इसे समझने के लिए मैं एक सरल अवधारणा आपके सामने रखता हूँ। मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ, कोई बिल्ली अभी मेरी खिड़की से कूद रही है, कोई ट्रेन मुझसे दूर होती जा रही है, एक कबूतर इस वक्त उड़ान भर रहा है, एक उल्का अभी चंद्रमा पर गिर रही है, दूर किसी तारे में विस्फोट हो रहा है। ये सभी घटनाएं स्पेस टाइम के एक ही स्लाइस में हो रही है, लेकिन हमारे ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही है। अब हम स्वाभाविक रूप से सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा। हम लोग इसे स्पेस टाइम के स्लाइस पर झूठ बोलकर चित्रित कर सकते हैं कि अब ऐसा होगा या वैसा होगा। आम भावना ये कहती है, आप और मैं इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि इस पर क्या हो रहा है या अभी स्पेस टाइम के स्लाइस पर क्या मौजूद है। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि जब आप गति करते हैं तो समय की ये सामान्य समझ वाली स्पेस टाइम की तस्वीर कहीं नहीं टिक रही है। ये काफी जटिल अवधारणाओं में से एक है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए आप स्पेस टाइम को एक फूली हुई लंबी पाव रोटी की तरह मान लो। आइंस्टाइन ने कहा, इस फूली हुई पाव रोटी को अलग अलग टुकड़ों में काटने के लिए अलग अलग तरीके हैं। वैसे ही अलग अलग स्लाइस में स्पेस टाइम को काटने के लिए भी बहुत से तरीके हैं, क्योंकि गति स्पेस और समय को प्रभावित करती है। सरल शब्द में कहे तो वो व्यक्ति जो स्पेस टाइम में गति कर रहा होगा, वो अपनी चाकू से स्पेस टाइम के स्लाइस को अलग कोने से काट रहा होगा। उसका स्पेस टाइम स्लाइस मेरी स्पेस टाइम के स्लाइस के जैसा नहीं होगा। इस अजीब प्रभाव को समझने के लिए आप कल्पना करें कि कोई एलियन हमसे 10 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर किसी और आकाशगंगा में मौजूद है और पृथ्वी के स्पेस स्टेशन में एक लड़का बैठा हुआ है। दोनों स्पेस टाइम के एक ही स्लाइस में बैठे हुए हैं और दोनों की घड़ियां भी समान दर से चल रही है। इसलिए हम कह सकते हैं दोनों एक ही स्लाइस को साझा कर रहे हैं, जो पाव रोटी की सीधी स्लाइस में कट सकती है। यदि वो एलियन अपने किसी यान से पृथ्वी से दूर जाने लगे तो उसकी गति समय को धीमा कर देगी। अब हमारे अंतरिक्ष यात्री लड़के और उस एलियन की घड़ी की चाल में अंतर आने लगेगा और दोनों स्पेस टाइम के एक ही स्लाइस को साझा नहीं कर पाएंगे। अब वो एलियन बिल्कुल ही अलग तरीके से स्पेस टाइम की स्लाइस को काटेगा। अब उसकी स्पेस टाइम स्लाइस अंतरिक्ष यात्री लड़के के अतीत में जाने वाली है। वो एलियन एक नियत गति से दूर जा रहा है और वो जो स्लाइस काटेगा वो बहुत ही छोटे कोने से काट रहा होगा, लेकिन वो छोटा कोना भी इस विशाल दूरी पर स्पेस टाइम के स्लाइस में बहुत बड़ा अंतर ला देगा। अब इस स्थिति में वो एलियन अपने स्पेस टाइम स्लाइस में क्या पाएगा? मेरा मानना ये है कि अंतरिक्ष यात्री लड़का उस स्लाइस में कहीं नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 40 साल पहले हमारा अंतरिक्ष यात्री मित्र बच्चा था। हम कल्पना कर सकते हैं कि एलियन के उस स्पेस टाइम स्लाइस में पृथ्वी का 200 साल पुराना इतिहास ही दर्ज रहा होगा। उस स्लाइस ने 200 साल पुरानी घटनाओं को ही शामिल किया होगा। अब हम कल्पना करें कि यदि वो एलियन अपने यान से पृथ्वी की ओर आने लगे तो इस स्थिति में भी एलियन बिल्कुल ही अलग स्पेस टाइम स्लाइस को काटेगा। इस बार उसका स्पेस टाइम स्लाइस हमारे भविष्य में होगा। उस एलियन के काटे स्लाइस में हमारी पृथ्वी की वो घटनाएं दर्ज होगी जो पृथ्वी के 200 साल बाद भविष्य में होने वाली है। संभावना ये है कि 200 साल बाद हमारे महान मित्र की पोती पेरिस से न्यूयॉर्क तक टेलीपोर्टिंग कर रही होगी। हम लोग अपने अतीत के बारे में सोचते हैं, अपने भविष्य के लिए नई नई योजनाएं बनाते हैं और अतीत की घटनाओं से सीखते भी हैं। लेकिन भौतिक वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा अतीत, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य सभी वास्तविक रूप से इसी स्पेस टाइम में मौजूद है। यदि आप भौतिक वैज्ञानिक के नियमों पर विश्वास करते हैं तो भविष्य और अतीत उतना ही वास्तविक है जितना वर्तमान एक पल के रूप में है। आसान शब्दों में कहे तो हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य कहीं नहीं जाने वाला है और कभी आने वाला भी नहीं है। सब कुछ सिर्फ स्पेस टाइम के स्लाइस पर ही मौजूद है। आइंस्टाइन ने कहा था, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बीच कोई भेद नहीं है। ये केवल हमारा एक भ्रम है जो लगातार हो रहा है। लेकिन अगर समय के प्रत्येक पल पहले से ही मौजूद है तो हम उस वास्तविक मानव भावना को कैसे समझा देते हैं कि समय एक नदी है जो लगातार आगे की ओर प्रवाहमान है। आप मेरा यकीन करें, समय वास्तव में कोई प्रवाह नहीं है। समय एक जमी हुई नदी के समान है। भौतिक के नियम में समय का कोई प्रभाव मौजूद नहीं होता। बस हमारे व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से ही ऐसा प्रतीत होता है कि सभी चीजें लगातार बदल रही है तो समय भी प्रवाहमान है। ये बात ठीक उसी तरह है जिस तरह एक पूरी फिल्म सेल्यूलाइट पर पहले से ही मौजूद होती है। फिल्म के सभी क्षण उसी सेल्यूलाइट पर पहले से ही मौजूद है। बस एक प्रोजेक्टर किसी क्षण पर प्रकाश डालता है, फिर अगले क्षण पर, फिर अगले क्षण पर। इसी प्रकार सतत क्षण प्रदर्शित होते रहते हैं। लेकिन हमारे भौतिक के नियमों में प्रोजेक्टर और प्रकाश की तरह कुछ होने का कोई सबूत ही नहीं है जो एक पल के बाद दूसरे पल का चुनाव कर रहा है। इसी कारण हमारा दिमाग ये धारणा बना लेता है कि वास्तव में हम सब समय को एक प्रवाह के रूप में अनुभव करते हैं। ये वास्तव में एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर समय एक जमी हुई नदी के समान है जिसमें कोई प्रवाह नहीं है तो क्या अतीत या भविष्य से की यात्रा करना संभव है? समय यात्रा करना सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल संभव है, लेकिन ये उतना
व्यवहारिक नहीं है जितना हम समझते हैं। यदि समय यात्रा की गई तो वो हमारी कल्पना के अनुसार कुछ नहीं होगा। हम सब समय को एक तीर के रूप में देखते हैं, मतलब एक बार इस तीर को छोड़ दिया जाए तो वो वापस नहीं आने वाला है। ये तीर हमेशा एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, वो है भविष्य की दिशा। अब एक सामान्य सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि हम केवल एक ही दिशा में सभी घटनाओं को कैसे देखते हैं? हम उन घटनाओं को उल्टे क्रम के रूप में क्यों नहीं देख सकते हैं? हम बड़ी सरलता से इसका जवाब दे देते हैं कि भौतिक विज्ञान के नियम ऐसा कुछ करने की अनुमति नहीं देता। मगर भौतिक वैज्ञानिकों के अनुसार सभी घटनाएं उल्टे क्रम में भी ठीक वैसे ही घटित होती है जिससे भविष्य में घटित होती है। भौतिक समीकरणों में समय तीर के समान नहीं होता। ये भौतिक विज्ञान का समीकरण आपको रोजमर्रा के अनुभवों के विपरीत लगने वाला है। चलिए आपको थोड़ा विस्तार से समझा देता हूँ। अभी मेरे हाथों में एक अंडा है। हम सब जानते हैं यदि मैं इस अंडे को ऊंचाई से छोड़ दूं तो क्या होगा? अंडा टूट जाएगा। अब अंडा टूट चुका है, लेकिन भौतिक के नियम के अनुसार इस पूरी घटना को उल्टा किया जा सकता है। फिर अंडा साबुत अवस्था में वापस मेरे हाथों में हो सकता है। बस मुझे सब कुछ को उल्टा करना होगा, मतलब सब कुछ के वेग को उल्टा करना होगा। अंडे के हर एक टुकड़े को, अंडे के द्रव्य बूंद, संपूर्ण तरल का हर एक परमाणु, संपूर्ण खोल का हर एक परमाणु, मेरी मेज, यहाँ तक कि वायु, हर अणु और परमाणु, इन सब के वेग को उल्टा करना होगा। ये आप लोगों को बड़ा ही आश्चर्यजनक तथ्य लग रहा होगा, लेकिन आप माने या ना माने ये वास्तविक भौतिक सिद्धांत है। भौतिक विज्ञान के नियम इसकी कोई परवाह नहीं करते कि अंडा टूटा है या नहीं टूटा है, अंडा टूटेगा या नहीं टूटेगा। यहाँ पर एक और सवाल आकर खड़ा हो जाता है। अंडे का टूटना आसान है और उस टूटे हुए अंडे को वापस पूर्व स्थिति में लाना भी संभव है, तो रोजमर्रा के जीवन में टूटे हुए अंडे को पूर्व स्थिति में हम क्यों नहीं ला पाते? हम जानते हैं कि पानी का प्रवाह हमेशा नीचे की ओर होता है, ऊपर की दिशा में नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ऐसे ही कार्य करता है और गुरुत्वाकर्षण इस तरह व्यवहार करता है कि वो पृथ्वी के केंद्र में मौजूद हो और पानी को नीचे की ओर खींचता है। लेकिन हमारे पास इस तथ्य की कोई सरल व्याख्या नहीं है कि क्यों किसी गर्म जल के पात्र में बर्फ के टुकड़े पिघल जाते हैं और किसी ठंडे जल के पात्र में बर्फ के टुकड़े क्यों अपने आप नहीं बनते हैं। इसका उष्मा के वितरण के साथ संबंध है और इस समस्या का हल 19वीं सदी की सबसे बड़ी सफलता थी। 19वीं सदी के ऑस्ट्रियन भौतिक वैज्ञानिक लुडविग बोल्ट्जमैन ने इस सवाल का सबसे संतोषजनक जवाब देने के लिए एक समीकरण दिया जिसे एंट्रॉपी समीकरण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने खोज की थी कि शीतल जल की तुलना में बर्फ के टुकड़ों के साथ गर्म जल में उष्मा वितरण के ज्यादा तरीके हैं। प्रकृति का खेल प्रतिशत में चलता है, वो अक्सर सबसे ज्यादा संभव तरीके को चुनती है। अव्यवस्था व्यवस्था से ज्यादा सामान्य है। किसी कमरे को साफ करने की बजाय उसे खराब करने के ज्यादा तरीके होते हैं। व्यवस्थित बर्फ के टुकड़े बनाने की अपेक्षा पिघले बर्फ के रूप में अव्यवस्थित स्थिति बनाना आसान है। यदि कोई चीज गलत हो सकती है तो वो होगी ही। कोई दुष्ट शक्ति आपके साथ कुछ भी गलत होने के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि गलत चीज होने के तरीके सही चीज होने के तरीके की संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। इसे समझने के लिए हम एक सरल प्रयोग करते हैं। मैंने अपने 569 पन्नों को एक साथ नंबर वाइज कर दिया है। अब मैं इसे हवा में उछाल देता हूँ। अब मेरे सारे पेज बेतरतीब से बिखर गए हैं। उनके बिखराव का कोई क्रम नहीं है और इसका कारण भी बड़ा सरल सा है। गलत चीज होने के तरीके सही चीज होने के तरीके की संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। किसी भी चीज को बनाने के मुकाबले उसे बिगाड़ना ज्यादा आसान होता है। तो इसका मतलब साफ है, शायद समय के तीर वाली प्रवृत्ति वास्तव में प्रकृति की प्रवृत्ति के अनुसार ही कार्य करती है। लेकिन एक छोटी समस्या ये भी आ जाती है, जो कि भौतिक के नियम भविष्य और अतीत में कोई अंतर नहीं करते। इसीलिए एंट्रॉपी समीकरण को न केवल भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए बल्कि अतीत की ओर भी बढ़ना चाहिए। ये कहना बड़ा आसान लगता है, लेकिन एंट्रॉपी को किस दिशा में बढ़ना चाहिए? यदि अतीत में एंट्रॉपी बढ़ रहा होता तो मेरे 569 पेज पहले ही अव्यवस्थित हो जाते और मेरे हाथों को उसे फिर से व्यवस्थित करना पड़ता। ब्रह्मांड का इतिहास एक फिल्म की तरह है। यदि हम इस फिल्म को पीछे करते जाए तो हम उस जगह पर आ जाएंगे जहां अनंत स्पेस और समय एक बिंदु पर आ गए हैं। इस एकल पल से पहले स्थान और समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस आधार पर निम्न एंट्रॉपी क्रम का अंतिम छोर बिग बैंग से शुरू होना चाहिए। इससे साफ है एंट्रॉपी की वृद्धि बिग बैंग के बाद से शुरू हो गई होगी। भौतिक वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत के समय एंट्रॉपी कम थी। हमारी समझ से बिग बैंग ने समय और स्थान को एक तीर के रूप में ब्रह्मांड में निर्धारित कर दिया होगा। फिर हमारे ब्रह्मांड का विस्तार असामान्य रूप से शुरू हो गया और उसने समय को एक ही दिशा में निर्धारित कर दिया। हमें केवल आभास हो रहा है कि हम अतीत से भविष्य की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं, जैसे सितारों का जन्म, हमारे जीवन की छोटी बड़ी घटनाएं जो भूत से भविष्य के अंत को परिभाषित करने वाले ब्रह्मांड में बढ़ती हुई विसंगतियों का परिणाम है। हम 13.7 अरब साल पहले की घटनाओं से आज तक विसंगतियों की दिशा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर समय की शुरुआत से ही विसंगतियां हमेशा बढ़ रही
रही है तो क्या स्पेस टाइम का अंत भी हो सकता है? बिग बैंग विस्फोट के बाद से ही निरंतर ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है और ये विस्तार की गति और तेज होती जा रही है। भविष्य में ये विस्तार अजीब प्रभाव दिखाने वाला है। 100 अरब साल बाद सभी आकाश गंगाएं हमारी दृष्टि से ओझल हो जाएगी। समय और अंतरिक्ष के अंत के लिए एक सिद्धांत हमें ये बताता है कि एक अति विशाल ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड पर हावी होने लगेगा और सब कुछ उसमें लुप्त हो जाएगा। यदि हमारे पास घटनाएं नहीं होगी तो हम और आप ये कैसे सोच सकेंगे कि समय क्या है और समय क्या था? लगभग 350 साल पहले सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि समय को परिभाषित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम सब समय को अच्छी तरह से जानते हैं। सामान्य लोगों का कहना है कि समय इस ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है और समय का प्रवाह एक नदी की तरह अविनाशीय है। वास्तविक रूप से हमें लगता है कि समय एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी समान रूप से इस स्पेस टाइम में मौजूद है। समय के हमारे रोजमर्रा के अनुभव हमेशा एक प्रभावशाली प्रभाव डालते रहेंगे और हम सर्वभौतिक कल्पना करना हमेशा जारी रखेंगे। हम मानते आ रहे हैं कि हमारा अतीत खत्म हो चुका है और भविष्य आना अभी बाकी है। अभी भी आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सवाल का जरूर रिप्लाई दूंगा। सचमुच आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पसंद नहीं आया है तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।